दोस्तों नमस्कार। और रामपुर तक का किस्सा सुना चुका था, तो मैंने बताया ना, रामपुर फादर का आगरा से ट्रांसफ़र हुआ था। हम इस बीच में रहने लगे और उस समय जब रामपुर में पोस्टेड थे तो मेरी, जैसे मैं बता रहा था, 2 बहनें और एक बहुत छोटा भाई था। तो 2 बहनों में जो बड़ी थी उसका रिश्ता एटा से तय हुआ। एटा वालों का परिवार बहुत बड़ा था और जबकि हमारे पिताजी का परिवार बहुत छोटा। पिताजी कई में से एक सर्वाइविंग चाइल्ड थे, यानी कि एक संतान सर्वाइव उस समय कर पाती थी बहुतों में। इसका असर उनकी ज़िंदगी पे हुआ क्योंकि उनका लालन पालन पोषण, खातिरदारी और सुरक्षा खास तौर से, इससे उन्हें बचपन में अकेलापन ज़्यादा मिला। बदौलत इसके ही ज़्यादातर दुनियादारी उनमें थी भी नहीं। हाँ, तो बहन की शादी तय हुई ईटा से, लगा कि मेहमान तो 500 1000 भी हों, इन्हें झेलना बड़ा काम था। फिर सारा वजन पड़ा मेरे ननिहाल पे, जैसा बता रहा था। वहाँ शादी करने योग्य खानदानी बगीची थी और इस शादी का तय होना वहीं से तय हो गया, इसका होना। उस समय विशुद्ध होटल संस्कृति तो थी नहीं और इस दृष्टि से शादी के लिए बहुत उपयोगी जगह थी, प्राइम जगह। वहाँ पर तरह तरह के पौधे, तरह तरह की प्रकृति का वास था, हरियाली, कमरे, हॉल, पानी, सबकी व्यवस्था पुख्ता थी। बताया जाता है कि इस बगीचे का इतिहास बड़ा पुराना था। तब जमींदारी थी ननिहाल में हमारे, तो मर्दों के और औरतों के जीवन में काफ़ी फ़र्क था। ज़्यादातर बड़े घरों की महिलाएं भी घर में चूल्हा, चक्की, धुआं, धूल इसमें लगी रहती काम में। वे बाहर बहुत कम निकलती और काफ़ी जाती तो कायदे से जाती। उस समय इलाज के नाम पर मरीज को अलग रखने देने की ही कहानी थी शायद। तो उनको अंतिम समय में घर से दूर प्रकृति से भरपूर बगीचे में शिफ्ट कर दिया जाता और वहीं उनका प्राणांत हो जाता। मैंने अपने उमर मामा जी को काफ़ी जिक्र किया है पहले भी। उनकी दोस्ती लगभग कई मेरे बैचमेट से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हर तीसरे दिन हम लोग कभी पलंग, कभी अलमारी, कभी और सामान, वारदाना उसको आगरा से खरीदते और उनके साथ मिलकर रेलगाड़ी, बस या उनके कोई दोस्त भी होते, उनकी सहायता से सामान सारा शादी का आगरा से ला के टूंडा ढुलने लगा था। और मैं कह सकता हूँ कि उस समय उसी जिम्मेदारी से, फादर की एक तरह से जिम्मेदारी से, मैंने अपनी बहन की शादी अरेंज एक तरह से उसका सारा कर दिया था। पापा को तो कुछ इस तरह के काम करने की आदत भी नहीं थी और ख़ास तौर पर हम सब लोगों ने बड़े साहब कहते थे, रुतबे के सरकारी ओहदे के कारण। मम्मी खास तौर से उन्हें बड़े साहब कहती, जो किसी तीसरे से जिक्र करती, तो उनका नाम बड़े साहब था घर में। इस दौरान बहुत व्यस्तता थी। मेरा नया 3 पीस सूट पड़ा हुआ था, बहुत तमन्ना थी, मगर कोट उसका उठाना भूल गए हम दर्जी के यहाँ से लास्ट दिन, उसकी दुकान बंद थी। तो रह गया सौरभ, नवल, उपाध्याय, सुभाष मित्तल, संजय, शिरीष और भी शायद कोई भूल रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त इस शादी में आए। तो रात को इनको सबको बड़े कमरे, एक पीछे था, उसमें इकट्ठा ठहरा दिया गया। उन दोनों गद्दे ज़मीन पे बिछे रहते थे, रजाइयाँ सब कोने में पड़ी रहती थी। अब जैसा स्वाभाविक था, रात का स्वागत वगैरह सब हो गया था, तो सब लोग ऊधम करने लगे। वहाँ तो कुश्ती से शुरू हो गई। सुभाष मित्तल ने पता नहीं कैसे उपाध्याय को लेटे लेटे अपने पैर के ऊपर ऐसे तान दिया जैसे गोवर्धन पर्वत कृष्ण जी तान रहे हों। बाद में पता चला मेटाटार्सल बोन फ्रैक्चर हो गई है। और भी प्रकरण है। राजीव उपाध्याय का एक निजी प्रकरण जो सभी को पता चल गया था, इसलिए वो सार्वजनिक भी हो गया था, तो मैं बता सकता हूँ। बात है पंछीबाजी के पीरियड की। अक्सर बहुत सारे मित्र घर आते थे और राजीव उपाध्याय भी उनमें से थे। इनको नेताओं की तरह झूठे वादे करने की उस समय भी आदत थी और ये शौक़ उनका पुराना था। उन दोनों केरोसिन राशन पर
मिलता था थोड़ा मुश्किल से। मम्मी को इन्होंने आश्वस्त कर दिया कि जितना चाहो उतना कैरोसिन ला के दे देंगे, ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है। मम्मी ने 5 लीटर की वो जेरी कैन कह लीजिए डिब्बा पिपिया जो होती थी, इंतजार में दिन गुजरे, महीने भी गुजरे, ना कैरोसिन ना उसकी जो पात्र ले गए थे जेरी कैन वापस आई। तब मम्मी ने मुझसे पूछने को कहा बार बार, तो मैंने तो स्पष्ट कह दिया कि मैं तो बीच में पड़ा नहीं था, उपाध्याय को आपने बोला था तो आप जानो और उपाध्याय जाने। तब संजीव राजेश तो साथ ही रहते थे और बहुत से दोस्त हमारे यहाँ आते ही रहते थे, उनमें से कुछ नॉन मेडिको भी थे। तो उपाध्याय जेरी कैन ले गए हैं, कैरोसिन ला के नहीं दी गई, ये सबको पता था, हमारे साथ के लोगों को भी और कुछ हमारे कंबाइंड फ्रेंड जो नॉन मेडिको थे। तो कैन क्यों नहीं लौटा देता, ये उलाहना हमारे सामने भी राजीव उपाध्याय को बहुत सुनना पड़ता, तो कई बार हमारे सामने ही सामने लोग कह देते ऐसा। तो एक बीएससी का दोस्त था हम लोगों का, तीनों ही राजीव थे, एक उपाध्याय राजीव और एक मैं और एक राजीव और। तो वो एक जो अन्य राजीव था एक बड़ी खूबसूरत सी साइकिल लेकर राजा की मंडी में घूम रहा था एक दिन। राजीव उपाध्याय और क्योंकि सब चीज़ साझा कर हो जाती थी, मम्मी ने उससे भी कहा था, तो ये थॉमसन हॉस्टल वाला दोस्त जब साइकिल लिए था राजा मंडी में, तो राजीव उपाध्याय गया उसकी साइकिल को, सोचा उसने कि थोड़ी देर राइड ले आए, तो उसने ज़ोर से पीछे पकड़ ली साइकिल और बोला, उपाध्याय मैं नहीं दूंगा तो ये साइकिल, तू मम्मी राजीव की मम्मी का जेरी कैन उठा लाया, आज तक वापस नहीं गया, तो मेरी साइकिल भी तो लेके चला जाएगा, मतलब लिटरली उसने उसको साइकिल पे चढ़ने नहीं दिया। ऐसे बहुत किस्से। मेडिकल कॉलेज क्या है, पढ़ाई क्या है, ये समझ पाते उससे पहले ही एक प्रोफेशनल निकल गया, बस पास हो गए। इसके बाद घर से हॉस्टल शिफ्ट हो ही गए थे। पढ़ाई में कुछ दिलचस्पी थोड़ी बहुत लगती भी थी, क्लिनिकल सब्जेक्ट थे, लगा मतलब कि पढ़ाई है। बैच में जो पढ़ने वाले बहुत अच्छे थे, वो अच्छे अंक लेके आगे चल रहे थे, उनकी फहरिस्त अब बन गई थी, हमें भी पता था। वो कुर्सी पे सब जमकर ऐसे डटे रहते, लगता कि अगर उठे तो दूसरा कोई उनकी सल्तनत कुर्सी न हत्या ले। मेरे पास के कमरों में अखिलेश और रामनिवास के बारे में तो ये बात मैं बहुत गारंटी से कुछ हद तक अरुण अग्रवाल के बारे में भी कह सकता हूँ, और भी पढ़ते थे, अच्छा ऐसा नहीं है। तो हम इन सब कुर्सी से चुपके लोगों से कहते थे शायरी में कि निज़ा फाजली का एक शेर है कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। तो ज़्यादा पढ़ने वाले ज़्यादा पढ़ने में खुश रहते थे, और हम जैसे कुछ कम कर पढ़ने वाले ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी एक दूसरे से बघाड़ते रहते थे और अपने को टेंशन से सुरक्षित रखते थे। जो एक अन्य अनुभव मेडिकल कॉलेज में हम ले रहे थे, वो हमारे पेपर में और वाइवा में अंक जो आते हैं उनसे कम नहीं था। अब ये भी था कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के अलावा कई तरह से आप अपनी पहचान बना सकते थे। बरसों पुरानी कलाकारी हमारे काम आने वाली थी, आने लगी थी। आर्ट गैलरी में हम धमाकेदार एंट्री हुई हमारी, और ऑन स्पॉट पेंटिंग जो SBH के पीछे टीन का शीट था उसमें ऑन स्पॉट होती थी पेंटिंग, पहली बार में फर्स्ट प्राइज मिल गया। आर्ट गैलरी में इनामात बहुत मेरे मिलते ही रहे। इंडोर गेम्स तो हमारे बस के नहीं थे, इतने नहीं थे। एक बार किसी ने चढ़ा दिया कि बैडमिंटन में भाग ले लो। तर्क ये था कि हर पॉइंट पर लड़कियां ताली बजाएंगी। हमने अभी तक घर के पास प्लॉटों में, करमेन जो हमारे साथी थे उसके साथ, वो भी रहते जयपुर हाउस में, तो हमें लगता था कि गेम अच्छा हो गया। हमने हालांकि एक बार आगरा में जो है उनका इंडोर, उसमें भी खेला, मगर जो आकलन था वो हमारा ज़्यादा था।
तो हमने कहा चलो आजमाते हैं हाथ। तो हुआ क्या कि पहले राउंड में ही अनिल यादव यानी कि ऑलराउंडर, उनसे पाला पड़ गया और पहले ही राउंड में निश्चित दर्दनाक हार मिली। सब लोग देखते थे कि गेम कितनी देर में ख़त्म होगा और कितनी देर चल सकता है। तालियां बजी अनिल यादव के लिए खूब, ठीक है ना। मगर वो दुष्ट फिर मिले जिन्होंने प्रोत्साहित किया था कि नामदेव को राजी करा था। मैंने कहा देख ली क्या हुआ, तो कमीने बोले हारने वालों को लड़कियों की सहानुभूति मिलती है। आर्ट गैलरी वैसे मेरा फील्ड था, वहाँ शिरकत करने की वजह से इतनी नाम बेनाम भी नहीं था। सीनियर बैच को जिम्मा मिलता था कि आर्ट गैलरी की जाए, जैसे इंडोर गेम्स का मिलता था। तब शायद अनूप ठाकुर साहब हमारे इंडोर गेम के कैप्टन थे और ये आयोजन होता था बड़ा विस्तृत, यानी कि एनुअल गेम्स से टक्कर लेता हुआ प्रोग्राम। तो जहाँ पर हम लोग एग्ज़ाम्स अपने लिखते थे यानी कि तलघर में, तो वहाँ पर आर्ट गैलरी लगती है। काफ़ी जिम्मेदारी का काम था, सारी एंट्री लो, वापस दो, स्थान पर लगाओ, रात दिन एक करना पड़ता था। इसका भी जोर खूब रहता था। 2 दिन का आयोजन, उद्घाटन, इसका पुरस्कार वितरण, सभी बहुत आकर्षक था। अब गर्ल साइड से कौन सेक्रेटरी उस समय बने, ये फजीयत थी। हमारी असमर्थता सबको जाहिर थी, खुद को भी, कि गर्ल्स हॉस्टल में तो दखल ना है। फिर बहुत सोच विचार के बात टिक गई कि आरती से बात किया जाए। इसका फैसला भी हमारी कोर टीम ने लिया था और तो ये था तर्क कि आरती आएगी तो फिर मनोज का साथ तो फ्री मिलेगा, यानी कि एक के साथ एक फ्री बना रहेगा और इस तरह से हमें बहुत बड़ा सहायता भी मिल जाएगी। इस काम में कोर ग्रुप में जो सौरभ भी था, उसकी 50 सीसी की एक मोपेड का बड़ा हाथ था। ये मोपेड वैसे तो चलती थी पेट्रोल पर, उसकी ऊर्जा पर, मगर पेट्रोल ना डाला हो तो पैडल चला के टीवीएस की थी शायद, तो सौरभ को याद होगी। बाकी किरदार यहाँ काफ़ी थे, नवल जो नहीं है, मैसंग, प्रमोद उपाध्याय, मनोज मोहटा, संजीव लंबू, ब्रह्मरेश, संजय, लंबी श्रृंखला है। सभी ने सहायता की, एसपी गुप्ता, अखिलेश, अनूप सिंह। इसमें रात को LD4 याद होगा, उसके सामने पोस्टर चिपकाओ, यानी कि रात को बड़ी बड़ी वो जो चढ़ने के लिए नसें नहीं कहना चाहिए, पोस्ट ऑफिस की साइड में लगाओ, हॉस्टल पे लगाओ। ये सब बहुत अजीब सी फीलिंग देता था और ऐसा ही लगता था जैसे कि एक लड़की की शादी कोई बाप कर रहा है। और जब आयोजन हो जाए तो इसको सेलिब्रेट करते थे, यानी कि पिक्चर देखी जाती थी। ये धन्यवाद ज्ञापन होता था ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की ओर से। आमतौर से जो आयोजन में सहायता कर रहे वॉलंटियर्स होते थे उनका बहुत ख्याल रखा जाता था, उन्हें आमंत्रित किया जाता था। फिर भी होता था कि कितना भी सिलेक्शन करो, किसको इनविटेशन नहीं दिया वो रूठ जाता था, उन्हें लगता था कि हमको नहीं दिया, हमने काम किया। तो याद है कि एक सारांश पिक्चर थी, बहुत ही अच्छी, अनुपम खेर था उसमें, और ब्रह्मरेश के प्रयास से एक और काम हुआ कि उसमें एक स्लाइड भी लगाई गई। जब शुरू हुआ वहाँ स्क्रीन पर आना, तो सबसे पहले यही आया कि SN मेडिकल कॉलेज के आर्ट गैलरी द्वारा प्रायोजित प्रोग्राम में सबका स्वागत है। इसमें मान लिया जाता था कि अगर गर्ल्स की शिरकत अच्छी हो जाए तो आयोजन सफल हुआ भी ऐसा ही। इफ यू डोंट माइंड, जरा जल्दी कर दीजिए, बहुत देर से लाइन में खड़े हैं। मैं भी तो सुबह से काम कर रहा हूँ, कोई फालतू नहीं बैठा हूँ। इंडियन एम्बेसी का लेटर कहाँ है? वो तो नहीं है। जब आ जाए तब आ जाना। चलो। मगर मेरी बात तो सुनिए। मगर कुछ नहीं, पूरे कागजात साथ लेकर आइए, तब मिलेगा टीवी। मुझे टीवी नहीं चाहिए, ये चाहिए ये। चलिए मिस्टर, लाइन से हटिए। यस, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपको अंदर आने किसने दिया? जाइए बाहर और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से मिलिए। मैं आपसे मिलने आया हूँ, मैं अपना सामान लेने आया हूँ, कोई भीख मांगने नहीं आया हूँ, और ना ही कोई इस तरह से। देखिए मिस्टर, यहाँ सभी को अपना टीवी लेने नहीं आया हूँ।
मैं अपने मरे हुए बेटे की अस्थियां लेने आया हूं। एक बाप का अपने बेटे की राख पर कोई अधिकार है या नहीं, या उसके लिए मुझे नीचे रिश्वत देनी पड़ेगी? आपके पास इतनी फुर्सत तो होगी कि मुझे मेरे बेटे की अस्थियां दिलवा दीजिए। इस आर्ट गैलरी के साथ में एक और चीज़ जुड़ी हुई थी, लफड़ाई कह लो, कि डॉक्टर वरुण सरकार इस आयोजन में बहुत इन्वॉल्व रहते थे, और जो इनके सेक्रेटरी वगैरह होते थे या और काम करने वाले उनको पहचान लेते थे, और फिर लेक्चर में पूछताछ बहुत बढ़ जाती थी। अब ये होता कि पहले लेक्चर तैयार करो, जो हम कभी करते नहीं थे, एकदम सतर्क भी रहो, कब रैपिड फायर हो जाए। इससे कद्र तो बढ़ती थी और दिल की धड़कन भी बढ़ जाती थी। तो जो मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई है उसमें खूबी यह भी है कि इसमें कई आयामों में आपको मौका मिलता है कि आप अपने को साबित करें। यह भी सत्य है कि यहाँ की पढ़ाई मेहनत में अच्छे के छक्के छुड़ा दे। शुरू होती है फिर इंटर्नशिप में एक बार सर्जरी की ड्यूटी लगी, डॉक्टर अनिल गुप्ता लगाते थे ड्यूटी, उनसे शुरू में ही खटपट हो गई। तो एक पीडियाट्रिक्स के बहुत ही चहेते इंटर्न को सर्जरी में रास्कल माना गया, रावण। मैंने भविष्य में सर्जरी का सब्जेक्ट दूर से भी नाता ना रखूँ ऐसा मन बना लिया उसी समय। पीडियाट्रिक्स के रजिस्ट्रार काफ़ी मुझे अच्छे लगे और उन्होंने काम भी काफ़ी सिखाया। बच्चों की ड्रिप लगाने में दिक्कत होती तो लोग हम याद कर लेते थे कि पकड़ के लाओ, सिस्टर के ज़्यादातर, तो वार्ड बॉय कहीं अगर घूम भी रहे हो तो उठा के ले जाते थे। वहाँ वार्ड की ड्यूटी में जब इमरजेंसी में लगती थी जो वार्ड में ड्यूटी, तो नाइट ड्यूटी जैसे लगती तो मैंने देखा था कि नाइट ड्यूटी में था, लाइट चली जाती वैसे ही रिश्तेदारों को भगाया जाता। सिस्टर चिल्लाती अगर मोमबत्ती ले आओ, माचिस ले आओ। तो मैं नाइट ड्यूटी करके ये मुसीबत समझ चुका था कि रात की शिफ्ट में ये काम होता है और उसी समय मंगाई जाती हैं। तो मुझ नाइट शिफ्ट का डे में भी आ जाते थे हम लोग। तो मुझे एक तरकीब सूझी कि जैसे ही आईवी का सामान मंगाते हैं बच्चों का, तो उसमें लकड़ी का स्केल, कुछ कॉटन, कुछ ड्रेसिंग के लिए पट्टी वट्टी, तो वहीं पर क्योंकि रात में इनकी बिक्री होनी थी तो वहीं पर वो मोमबत्ती और माचिस वगैरह सब रखते थे। तो मैं एक काम करता था कि जब ये सब चीज़ मंगा रहा होता तो माचिस मोमबत्ती बजाय रात वाला मंगाए मैं दिन में ही मंगा लेता था। तो उनको उस समय केवल पर्चा दिखता था, वो दिन में ही सब सामान ला के रख देते थे। और वहाँ पर ये तो था ही कि लाइट ना जाना अपवाद था, ना जाए तो एक अपवाद हो जाता था, रोज ही जाती थी। तो ये मंगा देता था। तो मैं अपनी शिफ्ट में ये सब सामान मतलब दवाइयों के साथ ही मंगा गया था। शाम का वक्त हुआ और रात का वक्त हुआ, वो जे अटेंडेंट साहब आए थे राउंड लेने, और उनके घुसते ही वही परेशानी, लाइट चली गई। तो वो जैसा होता था सिस्टर को जोर से चिल्लाए मोमबत्ती मंगाओ। अब इतना वो कहते इससे पहले ही वहाँ चारों तरफ मोमबत्तियाँ जलने लगी, यानी कि एक दीपावली सी मनी। तो उन्होंने पता कहा ये क्या, उन्हें करतूत पता चली कि ये दिन वाला इंटर्न है राजीव जैन नाम का, तो ये सब नाटक करता रहता है, दिन में मंगा के रख देता है। बात छोटी सी थी, मगर वो पीडियाट्रिक्स वाले टंडन साहब काफ़ी दिनों तक इसको सुनाते रहे मुझे मिलते जब भी। अब ये अनुमान था कि DCH मिल सकती है पीडियाट्रिक्स में, मगर लगा कि MD मिल जाए तो साइकेट्री में MD थी, मिल सकती थी, तो वो MD भारी पड़ गई और पीडियाट्रिक्स का प्रेफरेंस रह गया। तो ये थी आज की कहानी। फिर आपसे मिलता हूँ अगली बार इसी किस्से को आगे बढ़ाता हुआ। नमस्कार।